विद्यार्थियों, आज हमारा जो भूगोल में जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि आग्नेय शैलों के बारे में हमने देख लिया था। अब आज हम जो देखने वाले हैं वो अवसादी शैलों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, अवसादी शैलों के बारे में बताऊंगा, अवसादी शैलों का निर्माण कैसे होता है और ये दो प्रकार से निर्माण होता है। इनको दो प्रकार पर बताया गया है, तो किस किस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे हमने कल पिछली जो कक्षा में देखा था, रासायनिक संरचना के आधार पर देखा था। ठीक है, और जैसे कि हमने उसमें एक और देखा था आग्नेय शैलों का स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। आज हम जो देखने वाले हैं निर्माण प्रक्रिया के अनुसार अवसादी शैलों का वर्गीकरण सबसे पहले हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हमारा पॉइंट बनता है, उसका नाम है बलकृत अथवा यंत्रीकृत अवसादी शैल। क्या नाम है? बलकृत अथवा यंत्रीकृत अवसादी शैल। ये किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, बलकृत अथवा यंत्रीकृत, आपको समझ में आ गया बल और यंत्र। ठीक है, बलकृत अपवर्तन के कारकों द्वारा बलकृत अवसादी शैलों का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है, मिट्टी का अपवर्तन होता है, उससे भी एक अवसादी शैल का निर्माण होता है। ठीक है, ये प्रक्रिया जो होती है वो किसमें होती है? बलकृत अवसादी या यंत्रीकृत अवसादी शैल से। ठीक है, नंबर 1 हो गया। अब दूसरी हम बात करते हैं जैविक तत्व। अब जैविक तत्वों में जीव आते हैं। क्या आते हैं? जीव। जैविक तत्वों से निर्मित अवसादी शैल। ठीक है, जैविक तत्वों से निर्मित अवसादी शैल। ठीक है, जैसे ये कैसे निर्माण होता है? ये जीव जंतु वनस्पति के अवशेषों से उपयुक्त स्थानों पर एकत्रित होने से इन शैलों का निर्माण होता है। ठीक है, जैविक तत्वों से निर्मित ये होती है जीव जंतु एवं वनस्पति के अवशेषों से उपयुक्त स्थानों पर एकत्रित होने से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, जो बात करते हैं रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी शैल। ठीक है, ये हमारा इसी का भाग है बलकृत, जैविक और तीसरा आता है रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी शैल। ठीक है, अब ये कैसे होता है वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। जब बहता हुआ जल अपने मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों से रासायनिक क्रिया कर उन्हें घोल लेता है। ठीक है, पढ़ने किससे? जल अपने मार्ग में। आपको पता ही होगा, जैसे नदी अपने साथ बहाकर पानी आता है कि तट के जो भाग होते हैं उनको क्या करता है? जैसे टकराता पानी तो वो मिट्टी का कटा होता है, घुलने लगता है, घुल के साथ अपने साथ बह जाता है। ठीक है, जब बहता हुआ जल अपने मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों से रासायनिक क्रिया कर उन्हें घोल लेता है, तो ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी शैल। ठीक है, अब जैसे हम बात कर रहे थे, यह जो दशा में निक्षेपित होता है, क्या होता है? निक्षेपित होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? अवसादी शैल कहते हैं। ये मैंने आपको 3 बार बता दिए, बलकृत बता दिया, जैविक बता दिया और रासायनिक आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा, पिछले पेपर में पूछा जा चुका है कि निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आएगा, आपको किस प्रकार से लिखना है तो मैं आपको बता देता हूं। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अवसादी शैल 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में विभाजित किया है। एक होता है जल निर्मित, जल द्वारा यानी जल से निर्मित अवसादी शैल, दूसरा होगा वायु निर्मित अवसादी शैल और तीसरा होगा हिमानी निर्मित अवसादी शैल। ठीक है, अब मैं आपको एक एक भाग में बता रहा हूं। जैसे जल निर्मित अवसादी शैल क्या है? यहाँ पे जल निर्मित अवसादी शैल यानी जल से जो निर्माण होता है या मिट्टी का कटाव, अपक्षय, जो भी जल के द्वारा निर्मित होता है उसको हम क्या कहेंगे? जल निर्मित अवसादी शैल। इसका एग्जाम्पल के लिए जलज, क्या नाम है? यहाँ पर जलज नाम दिया गया है। ठीक है, जलज के नाम से पुकारा जाता है, और ये सबसे ज्यादा अधिकतर कहां पर होता है? जहां पे जल की मात्रा अधिकतर होती है, उससे हम क्या करेंगे? जल निर्मित अवसादी शैल। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वायु निर्मित अवसादी शैल। अब आप समझ गए होंगे, वायु जहां चलती है वहां पर ही ये प्रक्रिया हो सकती है। जैसे अभी हम बात करेंगे मरुस्थलीय भाग में, मरुस्थल में भाग में बहुत सारे अवसादी शैलों का निर्माण होता है। जैसे वहां पे लू वगैरह चलती है, हवा चलती है, जिसके जैसे मिट्टी का कटा होता है, अपने साथ अलग अलग प्रक्रिया से। तो ये वायु के द्वारा निर्मित अवसादी शैल कौन सी होती है? ये जाके जमती है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर हिमानी निर्मित। अब हिमानी कहाँ पर होती है? आप देखे होंगे मरुस्थल में हिमानी होती है क्या? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये हिम क्षेत्रों में, हिम का मतलब होता है बर्फीले क्षेत्रों में। अब जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे या फिर अपने जो
भारत का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वतमाला, उसके चारों तरफ आप जहां भी देखोगे वहां पर आपको ये वाली हिम क्षेत्र आपको मिल जाएंगे। और अभी जैसे ठंड के में आप देखोगे न्यूज वगैरह में देखते हो कि वहां पे हिम क्षेत्र में बर्फ किस प्रकार से जमी हुई है, बर्फबारी होती है। तो ये हिमानी द्वारा बड़े बड़े हिम क्षेत्र होते हैं, वो एक दूसरे से चट्टानों को टकराते हैं, चट्टानों को टकराने से फिर क्या होता है वो टूटते हैं और जाके जमते रहते हैं। इसी प्रकार से ये किसका कौन सी निर्मित होती है, हिमानी निर्मित शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमानी। यह उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में या हिम नदियां अपने अपरदन और निक्षेपण क्रिया द्वारा अवसादी सेलों का निर्माण करती है। बराबर, आगे समझ में आपको। अब हमें ये जो हिम नदियों द्वारा बहाकर अपने साथ में लाती है, तो ये कौन से निर्माण होता है, हिमानी निर्मित अवसादी सेल। आपको मैंने बता दिया अवसादी सेलों का वर्गीकरण बलकर, जैविक, रासायनिक और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर जल द्वारा, वायु द्वारा और हिमानी द्वारा। अब मैं आपको बता रहा हूं अवसादी सेलों का आर्थिक महत्व क्या है। ठीक है, यह बराबर सुनना, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अवसादी सेलों में गर्भ में महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ और शक्ति संसाधन जन्म लेते हैं। जन्म लेते का मतलब ये होता है वहां से हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। खनिज संसाधन हम कहां से प्राप्त करते हैं, इन अवसादी सेलों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जैसे हम बात करते हैं शक्ति संसाधन, हमें पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी मिलता है वो कहां से मिलता है, ईंधन वगैरह सब जो भूगर्भ से मिलता है, तो ये अवसादी सेलों की चट्टानों में ही पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात हम बात करेंगे अवसादी सेलों में वनस्पति तथा जीवाणु के सड़ने गलने से कालांतर में पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। ठीक है, कई सालों पहले जो दब गए हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में, आज हम निकाल रहे हैं वहां से पेट्रोल डीजल, तो वो क्या होता है वहीं से ये वनस्पति दबने के कारण से। ऐसा नहीं कि कोई पहले से कोई ड्रम वगैरह डाले गए हैं जो आज निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले क्या हो गया, जो वनस्पति वगैरह सारी दब गई थी, आज हम उनको अन्वेषण करके खोज करके उनको हम पेट्रोल डीजल के रूप में निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इनके बारे में मैं आपको आगे वाले जो हमारा पिछला अगला लेसन होगा उसमें आपको मैं आराम से समझाऊंगा, उसमें किस प्रकार से पेट्रोल डीजल का ये उसके बारे में मैं समझाऊंगा। ठीक, अवसादी सेलों से प्राप्त कठोर व टिकाऊ बलुआ पत्थर का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। आप खुद जानते होंगे कि अपने आसपास के जो मकान निर्माण होते हैं वो कौन से पत्थर का प्रयोग होता है, बलुआ पत्थर का। हालांकि ईंटों का भी प्रयोग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पहले के भागों में देखा जाए तो बलुआ पत्थरों का, और टिकाऊ मजबूत होता है। बांध वगैरह में, बड़े सड़कें हैं, उनका प्रयोग किसके लिए, पत्थर का ही प्रयोग करते हैं। फिर आगे बात करते हैं इन सेलों से भूमिगत जल का स्तर भूतल के समीप ही पाया जाता है। ठीक है, अवसादी सेलों के ऊपरी उर्वर जो दोमट एवं जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती हैं। ये जलोढ़ क्या होती है, जल द्वारा बहाकर साथ में लाया गया जो मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं, जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, और ये कृषि भूमि का निर्माण करती है, अच्छी भूमि का निर्माण करती है और अच्छी पैदावार भी करती है। तो ये जो सेलों का महत्व क्या है, किस कौन से सेलों का महत्व अधिक है, अवसादी सेलों का अधिक महत्व है। ठीक है, आपने पॉइंट्स नोट भी कर लेना और साथ साथ में नोट्स भेजता रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद।